बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वंस अगेन एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ इजाज़ मोहम्मद हाजिर हुआ हूँ। आज का हमारा जो डिस्कशन है वो एडी करंट के हवाले से है। और आप सबको पता है कि एडी करंट की अहमियत क्या है और एडी करंट समझना कितना ज़रूरी है वो इंशाल्लाह ताला आपको पता चल जाएगा। हमें सबसे पहले समझना चाहिए कि एडी करंट बेसिकली होता क्या है। एडी करंट समझने के लिए आपको इससे पहले वाले जो टॉपिक्स हैं, स्पेशली आपको लेंस लॉ मालूम होना चाहिए और किसी हाल में लेंस लॉ के साथ साथ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मालूम होना चाहिए। अगर आपको लेंस लॉ नहीं आता है या फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं आता है तो हो सकता है आपको एडी करंट समझने में थोड़ा बहुत मुश्किलात का सामना रहे। तो मैं आपको वंस अगेन रिकमेंड करता हूं कि आप एक दफ़ा किसी हाल में लेंस लॉ और फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को एक दफ़ा पढ़ना ज़रूर है ताकि आपको एडी करंट बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, हम आज देखें जो एडी करंट है इसको समझते हैं। एडी करंट की अहमियत बहुत ज़्यादा है और ख़ास तौर पर ट्रांसफार्मर इसके बाद वाला एक जो टॉपिक है और ट्रांसफार्मर, उसमें एक इंतहाई इंपॉर्टेंट जो लॉस हैं वो एडी करंट की वजह से है। ये ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी है वो रिड्यूस होता है। तो ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी है उसको रिड्यूस, अगर एडी करंट की वजह से अगर उसकी एफिशिएंसी रिड्यूस हो रहा हो तो इसकी जो एडी करंट है उसको हम मिनिमाइज़ कैसे कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को आज का हमारे डिस्कशन में हमने पढ़ना है। और यही एग्जैक्ट हम ट्रांसफार्मर वाले जो टॉपिक है उसमें डायरेक्ट यूटिलाइज़ करेंगे, तब वहाँ पर इंशाल्लाह ताला हमारे लिए कोई परेशानी नहीं होगी। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास देखें, मेरे पास एक सॉलिड सिलेंडर है। फर्ज करें एक वायर समझ लीजिएगा। इसी वायर को मैंने थोड़ा बहुत मैग्नीफाई किया हुआ है, बड़े साइज का किया हुआ है, यानी कि एक बहुत बड़ा सा समझ लीजिएगा, आपको नज़र आ रहा है, बेसिकली एक कंडक्टर ही समझ लीजिए। ठीक, ये जो कंडक्टर है इसको हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे। अब अगर वेरिंग या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसको आप रखेंगे तो ये जो रेड कलर में जो लाइनें आपको नज़र आ रही है वो मैग्नेटिक फील्ड को जाहिर कर रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड है। इसका मतलब सिलेंडर यूँ है, सिलेंडर ऐसा है, इस साइड पे नॉर्थ पोल है, इस साइड पे साउथ पोल है, जिसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यूँ होगी, ऐसा। इसका मतलब ये जो कंडक्टर है वो कहाँ एग्जिस्ट करता है, ये कंडक्टर इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मौजूद है। अब अगर ये जो कंडक्टर है इसको अब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा होगा, इनिशियली इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब मैं इसको ना यूँ रोटेशन दूंगा, इसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसको रोटेशन दूंगा, ऐसा कंटिन्यूसली इसको मैं रोटेशन देता रहूँगा। जैसे मैंने यहाँ पर इसको क्लॉक वाइज रोटेशन दिए, देखें ये क्लॉक वाइज रोटेशन में दे रहा हूँ। एक्सटर्नली फ़र्ज़ कर रहा हूँ ये मैं एज्यूम करता हूँ ये आप हैं और यूँ रोटेशन दे रहे हैं। देखो आप उसको जो ना यूँ रोटेशन दे रहे हैं, यानी ऐसा मैंने यहाँ पर शो किया हुआ है। बाहर से एक्सटर्नली मैकेनिकल वर्क करके हम इस कंडक्टर को जो रोटेशन दे रहे हैं, डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, वो है क्लॉक वाइज, यूँ ऐसा। अब मुझे बताएगा ये जो कंडक्टर है इसको मैं कंटिन्यूसली रोटेशन देता रहूँगा। मज़े की बात बताऊँ आपको, आप भी चेक कर लीजिएगा, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक वायर को कंटिन्यूसली आप रोटेशन देते रहेंगे तो आप फील करेंगे आपका वायर गर्म हो चुका है। अब सवाल ये पैदा होते है वायर गर्म क्यों हुआ है, तो इसका असल वजह है एडी करंट। अब ये एडी करंट खुद क्या है, कैसे पैदा होगा, वो आपको मैं राइट हैंड रूल, ये वाला जो रूल है वो आपको मोशनल ईएमएफ उसमें तफसील से समझाया हुआ है। इस रूल को भी एक दफ़ा ज़रूर आपने पढ़ना है। तो ये देखिए कंटिन्यूसली मैं इसको क्लॉक वाइज रोटेशन दे रहा हूँ, ऐसा। अब एक इमेजिन करें, अगर इस कंडक्टर को कंटिन्यूसली आप रोटेशन दे रहे हैं तो आपको मालूम है कि इसके अंदर बहुत सारे चार्जेस मौजूद हैं, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स मौजूद हैं। ये मैंने एज्यूम किया है कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, इधर भी एक पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, यहाँ पर भी है, इसके अलावा भी हज़ारों पॉजिटिव चार्ज। मैं इसके सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो साइड है और ये जो फेस है इस साइड पर और इस साइड पर, ये जो साइड है ना इस साइड पर और इस साइड पर जो चार्ज है उसको मैंने फ़िलहाल कंसिडर किया हुआ है। अब ये जो चार्ज है ना वो मूव करने लग जाए, मूव करेगा जब इसको आप कंटिन्यूसली क्लॉक वाइज रोटेशन देते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है चार्जेस मूव क्यों करते हैं, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, चार्ज किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। आए चार्ज यूं मूव कर रहा है,
ऊपर मूव कर रहा है, नीचे मूव कर रहा है, कहाँ मूव कर रहा है। तो हमें डियर स्टूडेंट सबसे पहले चार्ज पर एक्ट करने वाले फोर्स को पता होनी चाहिए। बहुत सारे चार्ज पार्टिकल इसके अंदर मौजूद हैं। तो अगर इसको समझना हो तो आपको वंस अगेन राइट हैंड रूल समझना होगा। राइट हैंड रूल के मुताबिक ये जो कंडक्टर है ये जो राइट हैंड रूल है, इसके मुताबिक ये जो फिंगर्स हैं ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को जाहिर करता है। ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो उस साइड पर है, मैं उसको इस साइड पर रखता हूँ। ये जो थंब है ना वो मोशन ऑफ कंडक्टर या एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन को जाहिर करता है। मोशन ऑफ कंडक्टर यानी जैसे फर्ज कर मुझे फिलहाल ये जो साइड है राइट साइड, इस पर जो है ना चार्ज पर एक्ट करने वाले जो इस पर जो है ना मोशन ऑफ कंडक्टर की डायरेक्शन चाहिए। डियर स्टूडेंट आपको पता है कि अगर फर्ज करें कोई बॉडी कंटिन्यूसली एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा हो तो इसकी जो डायरेक्शन है वो अगर मालूम करनी हो तो उसी पॉइंट पर टेंजेंट लाइन ड्रा करते हैं यूं। जैसे फर्ज करें ये पार्टिकल है कोई सी भी एक यूं मूव कर रहा हो, एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग के साथ एक पत्थर को हमने अटैच किया और उसको मैं कंटिन्यूसली यूं रोटेशन देता रहूं तो इसके जो वेलोसिटी है हर पॉइंट पर चेंज होती रहती है। तो इसका जो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है उसको ऑब्टेन करना हो तो आपको इसी पॉइंट पर टेंजेंट लाइन ड्रा करने होंगे। इस पॉइंट पर हो तो इसकी डायरेक्शन यूं होगी, इस पॉइंट पर होगा तो डायरेक्शन यूं होगी। इसका मतलब ये हुआ अगर ये जो कंडक्टर है वो भी कंटिन्यूसली मूव कर रहा हो तो ये जो साइड है ना इसके जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो हमारी तरफ है, यूं हमारी तरफ फेस कर रहा है, इस डायरेक्शन में यूं। अब देखिए मोशन की डायरेक्शन यूं है, हमारी तरफ है यूं। अच्छा और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड पर है तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में म्यूचुअली क्या है, परपेंडिकुलर है। अब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड अगर आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा तो चार्ज पर शानदार मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करता है और उस फोर्स की डायरेक्शन मालूम करना हो तो हमें राइट हैंड रूल इस्तेमाल करना होगा। अगर उस फोर्स की डायरेक्शन हमें पता चले तो चार्ज उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करता है, तो हमें डायरेक्शन ऑफ करंट भी मिल जाएगा। करंट की जो डायरेक्शन है वो कहाँ पर होगी वो भी पता चल जाएगा। तो चले बिस्मिल्लाह हम राइट हैंड रूल इस्तेमाल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट ये जो साइड है, ये जो मैंने आपको कहा कि मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैं मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है ये जो फिंगर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड को जाहिर करता है, मैं उसको उस साइड पर रखता हूँ। ये जो थंब है, थंब बेसिकली मोशन ऑफ कंडक्टर को शो कर रहा है। फिलहाल मैं राइट साइड पे बात कर रहा हूँ, ज़हन में रख लीजिएगा। तो ये मोशन ऑफ कंडक्टर को जाहिर करता है, वो हमारी तरफ है यूं। तो ये पाम का जो नॉर्मल है ये बेसिकली किसको जाहिर करता है, फोर्स की डायरेक्शन को जाहिर करता है। किस पर फोर्स, इसमें मौजूद चार्जेस पर एक्ट करने वाले फोर्स। तो ये जो फोर्स है इसकी डायरेक्शन ऊपर है, इसका मतलब ये हुआ इसमें जितने भी चार्जेस, इस साइड की बात कर ही नहीं रहा, बार बार कह रहा हूँ, इस साइड में जितने भी चार्जेस हैं इन सब पर ऊपर की तरफ एक फोर्स एक्ट करेगा। इसका मतलब सारे चार्जेस ऊपर की तरफ मूव करने लग जाएंगे यूं। तो ये है डियर स्टूडेंट करंट की डायरेक्शन। ये जो मैंने लूप जो बनाया हुआ ना इधर से छोटे छोटे डॉट 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 जो लाइन बनाया हुआ है वो बेसिकली करंट की डायरेक्शन को जाहिर करने के लिए मैंने लिखा हुआ है। ये करंट को जाहिर करता है, इसको मैं आई से रिप्रेजेंट करता हूँ, जहन में रख लीजिएगा। मगर ये बात जहन में रखिए, मैं कंटिन्यूसली फर्ज का नहीं मैं हूँ, बल्कि मैं नहीं हूँ आप हैं। ये जो बंदा है वो कंटिन्यूसली उसको क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है, कंटिन्यूसली रोटेशन दे रहे। अगर ये कंटिन्यूसली ऐसा रोटेशन क्लॉकवाइज देते रहें तो उस सूरत में इस साइड पर जो चार्जेस हैं वो सब के सब कहाँ मूव करेगा, ऊपर मूव करेगा। इसी तरह इस साइड पे जो चार्जेस हैं, मैंने इस वी को ना वेलोसिटी ऑफ ये जो साइड है ना कंडक्टर को जो राइट फेस उसका नॉर्मल है तो वो हमारी तरफ होगी, वो एरोहेड इसी चीज़ को जाहिर करता है। इसी तरह ये जो साइड है ना डियर स्टूडेंट, ये वाला ये सारे जो चार्जेस कहाँ मूव करते हैं, वंस अगेन आपको राइट हैंड रूल इस्तेमाल करना पड़ेगा। वंस अगेन आप खुद भी ज़रा देख लीजिएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड को जाहिर करता है, ठीक, ये मैग्नेटिक फील्ड को, ये वेलोसिटी को शो करता है। किसकी वेलोसिटी, इस साइड के जो कंडक्टर की वेलोसिटी, ये एक्सटर्नल फोर्स इस साइड पर जो फोर्स एक्ट कर रही है उसको जाहिर करता है, ठीक। तो इस जो मैग्नेटिक फील्ड को मैं उधर रखता हूँ, मगर ये वेलोसिटी देखें, ये अगर मैं यूँ रोटेशन किसी चीज़ को देता रहूँ तो आपको मैंने यहाँ पर भी शो किया हुआ, ये जो साइड है ना वो कंडक्टर की वेलोसिटी हमारी तरफ है
और ये जो साइड है ना वो इनवर्ट मूव कर रहा होगा। इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन अगर इसको ऑब्टेन करेंगे तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इनवर्ट है। इसका मतलब ये हुआ ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये वेलोसिटी इनवर्ट रखना पड़ेगा ये दोनों। तो हम मेरे जो हाथ है ना मैं इसको यूं नहीं रखूंगा, इसको मैं ऐसा रखता हूं। देखो अगर ऐसा रखेंगे तो देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड को जाहिर करता है, ये मोशन ऑफ कंडक्टर को, तो ये फोर्स को शो कर रहा है। फोर्स की डायरेक्शन कहां पर है? डाउनवर्ड है। किस पर एक्ट करने वाले फोर्स? इस साइड पे जितने भी चार्जेस मौजूद हैं इन सारे के सारे चार्जेस पर एक्ट करने वाले फोर्स की डायरेक्शन को जाहिर करता है। तो क्या मतलब हुआ, जितने भी चार्जेस यहां पर मौजूद थी वो सब के सब ऊपर मूव कर रहा होगा, फिर वही चार्ज इधर आके ना ये इस साइड पे जितने भी चार्जेस हैं वो सब के सब नीचे की तरफ आ रहा होगा। तो आप खुद देख लीजिएगा, फिर इस साइड पे मूव करेगा तो आप खुद देख लीजिएगा यही जो चार्जेस है ना जो मूव करता है कंटिन्यूअसली, इसी मूवमेंट ऑफ चार्ज को तो हम करंट कहते हैं। तो एक कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें तो इसी कंडक्टर के अंदर एक करंट जनरेट होगा ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। तो इसी करंट को, ये सारे जो चार्जेस मूव कर रहे हैं मूविंग चार्ज को हम करंट कहते हैं। इसी करंट का नाम डियर स्टूडेंट हम रखेंगे एडी करंट। अब मुझे उम्मीद है आपको एडी करंट समझ में आया होगा। कोई से भी कंडक्टर है, कोई से भी कंडक्टर, ये देखिए मेरे पास एक वायर है, इसी को थोड़ा मैंने मैग्नीफाई किया हुआ है। इस वायर को मैंने काटा हुआ नहीं है, इधर मैंने एक बहुत बड़ी सी एक लाइन बनाया है रेक्टेंगुलर शेप का, तो ये एक करंट लूप को जाहिर करने के लिए मैंने शो किया है। मैं इसी कंडक्टर को कंटिन्यूअसली क्लॉकवाइज रोटेशन दूं या एंटी क्लॉकवाइज, आप मगर फिलहाल मैं इसको कंटिन्यूअसली एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा हूं। शर्त यह कि देते रहें, ठीक। अगर ये कंटिन्यूअसली रोटेशन देते रहें तो इसी के अंदर एक करंट लूप जनरेट होता है, करंट एक जनरेट होता है इसी कंडक्टर के अंदर। इसी करंट का नाम हम रखेंगे एडी करंट। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जरूर समझ में आया होगा। अब यही जो करंट है वो एक तरीके से हमारा जो कंडक्टर है उसमें क्या जनरेट करता है? हीट जनरेट करता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू जॉल्स लॉ हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। हीट एनर्जी किसके बराबर होता है? आई स्क्वायर आर टी के बराबर होता है। इसका मतलब किसी भी वायर से करंट पास हो और तो उस वायर से करंट की फ्लो की वजह से जो हीट जनरेट होता है तो उसको हम जॉल्स लॉ के जरिए से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक वायर है, इसी वायर को भी अगर आप कंटिन्यूअसली रोटेशन देते रहेंगे तो इसमें एडी करंट पास होगी। इसी एडी करंट के नतीजे में हमारा वायर हीट अप हो चुका होगा। तो बहरहाल पहला जो पॉइंट है वो फिलहाल मैंने आपको नहीं समझाया, दूसरा पॉइंट मैंने आपको समझाया क्योंकि ये थोड़ा आसान था। अब अगर इस वायर को कंटिन्यूअसली आप क्लॉकवाइज रोटेशन देते रहें, क्लॉकवाइज ये आप है, आप इसको अगर कंटिन्यूअसली रोटेशन देते रहें तो उस सूरत में क्या मैं इसको एक करंट कैरिंग कंडक्टर कंसिडर कर सकता हूं? हमने ऑलरेडी एक टॉपिक पढ़ा हुआ है, वो जो टॉपिक है उसके मुताबिक किसी भी वायर से करंट पास हो, कोई सी भी वायर है उधर से करंट पास हो जिसका लेंथ L है, उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उस सूरत में उस वायर का जो लेंथ है ना L, उस पर एक शानदार मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करता है। उस मैग्नेटिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है F = ILB के बराबर होता है। चलें किसी भी इंस्टेंटेनियस एंगल के लिए आप निकालना चाहें तो ILB के साथ साइन थीटा भी लगा दें। अगर यहाँ पर एंगल 90 डिग्री था तो मैंने सोचा कि आपको डायरेक्ट पता होगा। तो ये जो F है ना वो ILB ये किस सूरत में है? ये उस सूरत में जब आपके पास ऑलरेडी एक वायर है जिसका लेंथ L है और उधर से क्या पास हो रहा हो? करंट पास हो रहा हो और वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मौजूद हो तो उस कंडक्टर पर जो फोर्स लगता है वो F = ILB होता है। अब यहां पर मजे की बात यह है, सबसे पहले हमने करंट की डायरेक्शन ऑब्टेन किया हुआ है, मगर ज़हन में रखिए बार बार मैं आपको बता रहा हूं कि इसको हम कंटिन्यूअसली क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा हूं, बाहर से एक्सटर्नली इसको मैं रोटेशन दे रहा हूं, यूं ऐसा कंटिन्यूअसली रोटेशन दे रहा हूं। अब क्या होगा अगर इसको कंटिन्यूअसली रोटेशन देते रहें तो इसके अंदर आपने देखा है कि एक करंट लूप जनरेट हुआ। देखें एक करंट लूप जनरेट हुआ, ये करंट तो कंटिन्यूअसली इसके अंदर फ्लो होता रहेगा, पास होता रहेगा यूं कंटिन्यूअसली। आप उसको रोटेशन करते जाएं उधर से एक करंट यूं पास होता रहेगा अंदर ही अंदर
इसीलिए आप थोड़ी देर बाद आपको फील होगा कि आपको वायर है वो हीट अप हो चुका है। वो जो हीट अप हो चुका होगा तो वो बेसिकली इसी एडी करंट का नतीजा है। अब क्या होगा, इधर देखिएगा, यहाँ पर जो वायर है, इस वायर के ये जो साइड है ना, इस साइड पर और इस साइड को, जहाँ पे करंट और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर हो तो कंडक्टर पर एक फोर्स एक्ट करेगा। इससे पहले हमने चार्ज इस पर एक्ट करने वाले फोर्स को अलग से कैलकुलेट किया है। उसको इसलिए अलग से कैलकुलेट किया है ताकि हमें डायरेक्शन ऑफ मूविंग चार्ज पता चले, यानी कि करंट की डायरेक्शन मिले। अब हमें करंट की डायरेक्शन मिल चुका है तो हमें कोई टेंशन नहीं है। तो देखिए, जो वायर है, इस वायर से करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड उस साइड पर है, तो इस साइड पर जो पूरा वायर का जो लेंथ है ना, इस साइड पर एक शानदार फोर्स एक्ट करता है। इस साइड पर एक फोर्स एक्ट करता है, पूरे कंडक्टर पर, चार्ज की बात नहीं कर रहा हूं, उस पूरे कंडक्टर पर एक्ट करने वाले फोर्स को वंस अगेन आप राइट हैंड रूल की मदद से ऑब्टेन कर सकते हैं। इस राइट हैंड रूल के मुताबिक तब ये जो थंब है वो डायरेक्शन ऑफ करंट को जाहिर करता है। ठीक, ये जो साइड है, ये जो फिंगर्स हैं, ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड को जाहिर करता है। ये जो हाथ है ना, पाम का जो नॉर्मल लाइन है, वो बेसिकली हमारे कंडक्टर पर एक्ट करने वाले फोर्स को जाहिर करता है, पूरा कंडक्टर पर। तो आइए हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए, करंट की डायरेक्शन ऊपर है, करंट की डायरेक्शन कहाँ पर है? ऊपर। तो हमें थंब को ऊपर रखना पड़ेगा, थंब को मैंने ऊपर रख दिया है। ये जो फिंगर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड को जाहिर करता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उधर है। पाम का नॉर्मल कंडक्टर पर एक्ट करने वाले फोर्स है, चार्ज पर नहीं, ज़हन में रख लीजिएगा, उस कंडक्टर पर एक्ट करने वाले फोर्स की डायरेक्शन इनवर्ट है। इसका मतलब इस पर एक फोर्स एक्ट करेगा जिसकी डायरेक्शन इनवर्ट है। चले उस इस साइड पर एक जो फोर्स एक्ट करता है उसमें F1 से जाहिर करता हूं। इसी तरह ये जो साइड है इसमें करंट की डायरेक्शन कहां पर है? डाउनवर्ड है, ये करंट की डायरेक्शन है। ये जो फिंगर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड को जाहिर करता है। पाम का जो नॉर्मल है वो डियर स्टूडेंट आपकी तरफ है, वो इस पूरे कंडक्टर पर एक्ट करने वाला फोर्स, चार्ज पर एक्ट करने वाले फोर्स नहीं, पूरे कंडक्टर पर एक्ट करने वाला फोर्स है, उसकी डायरेक्शन आपकी तरफ है। तो मैं इसको चले यूं शो करता हूं, इस फोर्स को कंडक्टर पर F2 से जाहिर करता हूं। चले, मगर ज़हन में रख लीजिएगा, हम कंटिन्यूसली बाहर से इसको कैसे रोटेशन दे रहे हैं? क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहे हैं। बाहर से हम उसको कंटिन्यूसली क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहे हैं, बाहर से कंटिन्यूसली क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहे हैं। अब होगा क्या, इधर देखिएगा, ये जो साइड है इस पर फोर्स की डायरेक्शन इनवर्ट है, इस साइड पर फोर्स की डायरेक्शन इनवर्ट है, इस साइड पर फोर्स की डायरेक्शन आउटवर्ड है। तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। अब ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है तो ये दोनों फोर्स कपल फॉर्म करेगा। और हम सबको मालूम है कपल की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होगी। तो कैसे टॉर्क प्रोड्यूस होगा? ये अगर इनवर्ट है, ये अगर बाहर की तरफ है तो क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, यूं रोटेशन देगा। देखें, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देगा, क्लॉकवाइज नहीं देगा, एंटी क्लॉकवाइज। हम इसको बाहर से कौन से रोटेशन दे रहे हैं? क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहे हैं। हम उसको बाहर से क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहे हैं। जैसे जैसे हम उसको क्लॉकवाइज रोटेशन देते रहेंगे, इसमें करंट लूप जनरेट हुआ जिसे हमने एडी करंट नाम दिया है। उस एडी करंट की वजह से इसी के अंदर ही एक और फोर्स कंडक्टर के ऊपर एक्ट करता है। वो जो फोर्स है वो बेसिकली हमारे कंडक्टर को अपोजिट डायरेक्शन में रोटेशन करना चाह रहा है। और वो जो है ऐसा होना भी चाहिए था। लेंस ने भी यही कहा था, जो करंट मिलती है वो हमेशा अपने कॉज को अपोज करता है। कॉज को अपोज करने का मतलब क्या हुआ कि ये अगर बंदा इसको क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है तो वो जो करंट जनरेट होगा वो करंट इस कंडक्टर को अपोजिट डायरेक्शन में रोटेशन करना चाह रहा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो रोटेशन है उसको एक रेजिस्टेंस मिल रही है।
हम उसको रोटेट यूँ कर रहा था, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा था, मगर जैसे ही इसको हम क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहे हैं, इसके अंदर करंट, एडी करंट जनरेट होता है। इस एडी करंट की वजह से हमारे कंडक्टर पर एक और अंदर से एक फोर्स एक्ट करता है, वो उसको क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करना चाह रहा है। इसका मतलब है हम जो बाहर से फोर्स लगा रहे हैं वो उसके लिए मतलब उस एक अपोजिशन मिलेगी इस कंडक्टर पर ऐड करने वाले फोर्स की वजह से, करंट की वजह से। इसीलिए ये चीज़, ये जो पहला जो पैराग्राफ है, ये जो लाइन है, इस सेंटेंस को आप एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। फोर्स रेजिस्टिंग द रोटेशन वुड बी जनरेटेड। किस वजह से? एडी करंट की वजह से। जब किसी वायर से एडी करंट पास होगी तो एक फोर्स जनरेट होगा, वो हमारे रोटेशन को, जो हम एक्सटर्नली इसको रोटेशन दे रहे हैं, उसको एक रुकावट डाल रहा होगा। अब ये जो फैक्टर है डियर स्टूडेंट, आपने ज़रूर समझा होगा। इसमें मैंने आपको बताया कि एडी करंट है क्या चीज़। अब देखें, बहुत सारे फैक्टर ऐसे होते हैं, उसमें ये जो एडी करंट है वो किसी खाते का नहीं होता। यकीनन इसकी अपनी अहमियत भी है, मगर फिलहाल अगर फ़र्ज़ करें इन केस, क्योंकि ये जो टॉपिक इसलिए छिड़ा है क्योंकि हमने ट्रांसफार्मर पढ़नी है, और ट्रांसफार्मर में जो एडी करंट है वो बहुत बड़ी लॉस का सबब बनता है। अब हमने किसी हाल में इस एडी करंट को रोकना है। अब इस एडी करंट को रोकने के लिए हम क्या करेंगे? हम इसको जो है रिडक्शन कैसे होगी ज़रा देखिएगा। अगर आप थोड़ा यहाँ पर गौर करेंगे तो ये जो रेड लाइन है वो मैग्नेटिक फील्ड को जाहिर करता है। ये मैग्नेटिक फील्ड है और करंट की डायरेक्शन ऊपर है, तो मैग्नेटिक फील्ड और करंट आपस में क्या हुआ? परपेंडिकुलर है। इसी तरह इस साइड पे देखिएगा, करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उस साइड पर है, तो वंस अगेन ये दोनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। तो एडी करंट हमेशा परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स के परपेंडिकुलर होता है। तो हम एक चाल चलाएंगे। हम क्या करेंगे? पूरा जो कंडक्टर है उसको बिल्कुल इस तरह सॉलिड सिलेंडर में सीधा ऐसे रखने के बजाय उसको हम पीस के ना स्टेक्स में, छोटे छोटे स्टेक्स में, जैसे कॉइन शेप में ना, इसको हम काट देंगे यूं यूं, जैसे मैंने यहाँ पर किया हुआ है। पहले इधर तो पूरा सिलेंडर था, अब यहाँ पर हम उसको पीस के ना छोटे छोटे स्टेक्स में इसको डिवाइड करेंगे, कॉइन्स में छोटे छोटे। जितना इसका थिकनेस कम हो उतना बेहतर है। फिर हम और काम ये करेंगे, इसमें जो एक कॉइन को दूसरे के ऊपर, दूसरे को तीसरे के ऊपर, तीसरे को चौथे के ऊपर रखा गया होगा, इनके बीच में हम इंसुलेशन करेंगे। अब इनके बीच में इंसुलेशन करेंगे तो क्या बताया? एडी करंट इंसुलेटिंग मीडियम से पास हो सकता है। तो हम स्ट्रिक्टली जो है ना छोटे छोटे कॉइन्स में जो है ना, जहाँ पर इसको डिवाइड करके स्टेक करके आप रखेंगे, तो स्ट्रिक्टली हम एडी करंट को डियर स्टूडेंट हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो यकीनन आपको ये जो टॉपिक है समझ में आया होगा। और वंस अगेन मैं बता रहा हूँ कि आपको ये समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमने ट्रांसफार्मर पढ़नी है, और इंशाल्लाह ताला एक नए टॉपिक के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़ मोहम्मद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।